नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में, और जहां हम आपको बताएंगे कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के लिए साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी होता है। बात चाहे सोना चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की हो, ट्रेडिंग की बारीकी को समझने में जोखिम तो होता ही है। इसीलिए आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी इसी में खुल जाते हैं। और इस सप्ताह कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले सप्ताह की तैयारी कराने में हम आपकी मदद करेंगे। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको रणनीति बताएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। इसलिए ये शो देखना बेहद खास है और ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में। चलिए, अब कमोडिटी मार्केट में अगर निवेश से जुड़े आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता रहे हैं और लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी होता रहेगा। व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 9136934058 ये हमारा नंबर है। इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, अब शो की शुरुआत करते हैं और आपके सवाल भी हमें एक एक करके मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के वीपी हेड कमोडिटीज़ रिसर्च रविंद्र राव जुड़ चुके हैं और StayVan.com से दीपेन शाह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोने से। और सोने के लिए अगर इस हफ्ते की बात करें तो काफ़ी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। एक समय ऐसा था जब हमने काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी देखी थी। सोना अपने निचले स्तर पे पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हल्की रिकवरी भी निचले स्तरों से देखने को मिली है। सोने में हफ्ते भर में करीब 1.5% की तेज़ी रही और इस हफ्ते 50,200 से 50,750 के दायरे में सोना कारोबार करता हुआ नजर आया। इस हफ्ते कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करेंगे तो $1701 पर तक का फिसलता हुआ सोना देखने को मिला है। चलिए, अब इस पर राय भी ले लेते हैं एक बार, और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। रविंद्र जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे और सोने चांदी पर आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको? इस हफ्ते तो काफ़ी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हम आने वाले समय में एक काफ़ी कुछ अहम बैठक भी होने वाली है। फेड की बैठक होने वाली है जिसमें ब्याज दरों में तेज़ी से बढ़ोतरी की बात की जा रही है। ऑलरेडी ECB में हमने देखा कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त उन्होंने वहाँ पर कर दी है। अब ये जो ब्याज दरों में तेज़ी का माहौल है, इसको देखते हुए आने वाले समय के लिए सोने चांदी में आप किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ट्रेडर्स को क्या सुझाएंगे और जिनको लॉन्ग टर्म नजरिया है उन्हें इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग पूजा जी। मेरे हिसाब से अगर गोल्ड की चाल देखें तो आई थिंक ये जो अभी कुछ सेक्शन से अगर हम देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड में है, मेनली बिकॉज ECB से जो एज एक्सपेक्टेड 75 बेसिस पॉइंट का जो हाइक आया है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं डॉलर को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है और यूरो में हमने एक बाउंस बैक देखा है। अगर आप प्राइस एक्शन देखें तीनों ही एसेट क्लास में, जैसे कि यूरो, USD, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड, तो तीनों ही कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे। यूरो में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट पे यूरो ट्रेड कर रहा था जो कि मल्टी मंथ सपोर्ट था। डॉलर इंडेक्स में हम एक रेजिस्टेंस देख रहे थे 110.50 से 111 के लेवल्स पे। और गोल्ड में हम लगातार कहते आ रहे हैं कि $1670 पे जो सपोर्ट है स्पॉट में, वो बहुत क्रूशल है क्योंकि हमने वहां से 3-4 बार प्राइसेस को मूव होते देखा है। तो आई थिंक इसी वजह से हमने एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम, आई वुड से एक बाउंस बैक देखा है गोल्ड में, क्योंकि डॉलर में हमने करेक्टिव मूव देखा क्योंकि ECB में थोड़ा सा एक एग्रेशन दिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि दे माइट हाइक द इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके लिए कंसर्न है। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि शायद आने वाले महीने में उनका इन्फ्लेशन डबल डिजिट में भी जाए, दैट इज अराउंड 10%। तो वो कहीं ना कहीं यूरोजोन के लिए भी एक वरीसम है और वो भी फेड जैसे ही कर रहे हैं कि देयर मेन फोकस इज ऑन इन्फ्लेशन रादर देन ग्रोथ अभी एज ऑफ नाउ।
तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से हम गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। यस, फेड के जो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के जो चांसेस है वो अभी काफी हाई है, तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव पे फिर से हम बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि अभी इस मूव को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है और हमें लग रहा है कि गोल्ड में जो नेक्स्ट वीक है उसमें 51,200 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से डिप बाइंग होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। गोल्ड में अगर 50,400 50,350 के आसपास आता है तो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 50,000 के आसपास सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इवन चांदी में हमें लगता है कि 55,200 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। एक करेक्टिव मूव आ सकता है 500 से 1,000 रुपए का, लेकिन अगर 55,200 निकाल निकाल देता है सिल्वर तो फिर हम 56,200 56,250 तक के लेवल्स देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में या तो ब्रेकआउट पे बाइंग करना चाहिए या फिर कोई अगर डिप आता है इसमें टुवर्ड्स 53,500 से लेके 53,800 के लेवल्स पे, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बाइंग जोन। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, बट लेवल्स को एकदम क्लोजली वॉच कीजिए। जैसे मैंने डॉलर इंडेक्स का रेजिस्टेंस बताया, आई थिंक 110 50 111 के ऊपर निकल गया तो फिर हम अच्छा खासा करेक्टिव मूव देख सकते हैं गोल्ड में। तो आई थिंक तब तक वो होल्ड है, तब तक गोल्ड सिल्वर दोनों में ही तेजी करके ट्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का ही ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है, ये राय यहाँ पर दे दी गई है। चलिए, इस बीच दीपेन भी हमारे साथ शामिल है। दीपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए जीना स्वदेश को। इस बीच हमें कुछ दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं सोने चांदी पर, एक बार वो भी देख लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। यहाँ पर राजसमंद से हीरा लाल जी ने अपना सवाल पूछा है, गोल्ड पर ओवरऑल आउटलुक बताएं। और सूरत से भी सवाल हमें आया है राजकिशोर जी का, ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आगे के लिए सुझाव जानना चाह रहे हैं। चलिए, रविंद्र जी से काफ़ी कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन दीपेन जी आप भी सजेस्ट करिए, सोने चांदी की चाल आपको कैसी लग रही है? क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिगर्स की अभी हमने बात भी की यहाँ पर। फेड में ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकता है, इसके अलावा चीन में भी कोविड को लेकर पाबंदियां बढ़ रही हैं, ग्लोबल मंदी का डर हावी है, और इस बीच जो जॉबलेस क्लेम के डेटा आ रहे हैं वो भी 3 महीने के लिस्टेड स्तर पर है, जो कि कहीं ना कहीं सोने को ही चाल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, और क्या फैक्टर्स आप वॉच करेंगे आने वाले समय के लिए सोने की चाल, जिससे कि आने वाले समय में तय हो सके? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। बेसिकली अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी एक रेंज में ही ट्रेडिंग हमें देखने मिल रही है, और जैसे कहा जाता है कि भाव भगवान है, तो डिस्पाइट द फैक्टर्स, काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स हमने देखा है कि सिल्वर में थोड़ा बाउंस बैक आया है बेस मेटल्स के चलते, लेकिन गोल्ड में इतनी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आई है। तो हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर को कंपैरेटिव करेंगे तो सिल्वर ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और अगर थोड़ी-सी गिरावट आती है 53,800 के आसपास सिल्वर में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 पॉइंट्स का करेक्शन, तो वहाँ पे आप सिल्वर में बाइंग करके चल सकते हैं। एंड ऑन द अदर साइड 57 58,000 के लेवल्स अगले हफ्ते आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये राय आपको सोने चांदी में दे दी गई है। चांदी के लिए भी आपको एक बार बता देते हैं चांदी के लिए हफ्ता कैसा रहा। इस हफ्ते चांदी में करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली। 52,000 से 700 से 55,100 के दायरे में चांदी कारोबार करते हुए नजर आया, और कॉमेक्स सिल्वर पर $17.7 से लेकर $18.8 के दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर भी देखिए, सेंट्रल बैंकों की सख्त आर्थिक नीति के चलते ग्लोबल मंदी का डर यहाँ पर भी हावी है। चांदी के इंडस्ट्रियल मांग भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चांदी में भी तेजी है, और आगे के लिए भी आप लॉन्ग टर्म अगर निवेशक हैं तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक बार कच्चे तेल पर नजर डालते हैं। क्रूड के लिए अगर ये हफ्ता देखेंगे तो क्रूड में इस हफ्ते करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट इस हफ्ते नीचे की तरफ करीब $87 तक फिसला, और हफ्ते के आखिरी दिन यहाँ पर रिकवरी देखने की कोशिश की, लेकिन अभी भी $90 के नीचे ये बना हुआ है।
2022 में ही अगर बात करेंगे तो ब्रेंट में अब तक 25% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है अगर YTD हम देखेंगे तो। रविंद्र, आप क्या सी चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड में? वैसे तो कुछ एनालिस्ट 80 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब 90 के नीचे कहीं ना कहीं टिकते हुए भी नजर आ रहा है। अब क्या लग रहा है आपको, नया रेंज, नया दायरा क्या इसी बीच रहेगा या फिर थोड़ा बहुत पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक क्रूड में एक बहुत ही क्रूशल लेवल था विच वाज $84 to $85 इन WTI, और उसे मार्केट ने ब्रीच कर दिया है और अभी वापस से उसी के आसपास चल रहा है। 80 तक का लेवल क्रूड ने टेस्ट किया था, तो अब बिलो 84 85 जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो 77 से $76 का था, तो ऑलमोस्ट हाफ मार्क इसने कर लिया है अराउंड 80, और अभी फिर से एक पुल बैक आया है। अगर फंडामेंटल पॉइंटर्स देखें तो आई थिंक अभी भी डिमांड कंसर्न्स बने हुए हैं, क्योंकि चाइना में वायरस सिचुएशन अभी भी बना हुआ है और उसके वजह से डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, जो कि ओपेक प्लस की जो मीटिंग थी उसमें भी हमें इंडिकेट हुआ, जब भी ओपेक ने जो प्रोडक्शन है उसे 1 लाख बैरल से घटाया, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डिमांड को लेके थोड़ी सी चिंता दिख रही है, प्लस प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डिमांड कंसर्न्स अभी भी है। ये जो पुल बैक आया है आज के ये वीक के सेशन में, आई थिंक दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ जो डॉलर इंडेक्स में हमने करेक्टिव मूव देखा है उस वजह से आया है, बट पर्टेनिंग टू क्रूड कोई ऐसा मेजर फंडामेंटल चेंज नहीं है जिसके वजह से हमने एक पुल बैक देखा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो बेरिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा क्रूड में। 6,900 के आसपास एक अच्छा सेलिंग जोन बनता है इसमें, तो वहां पे एक बार शॉर्ट करके चल सकता है। हमें लगता है कि फिर से एक बार 6,500 6,450 तक के लेवल्स हम क्रूड में देख सकते हैं, which turns to around $78-79 in WTI। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट की ही रणनीति रहनी चाहिए। 7,200 का एक रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर $85-86 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है ऑन फ्यू डेज क्लोजिंग, तो फिर एक रिवर्सल पॉसिबल है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग आनी चाहिए। तो माय टेक इज सेल ऑन राइज। टारगेट जो है वो अराउंड 6,450 से 6,500 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं MCX का। ओके, ठीक है, तो ये राय क्रूड में दे दी गई है आपको। इस बीच कुछ दर्शकों के भी सवाल हमें आए हैं। दिल्ली से अभिषेक यशवंत जी ने सवाल भेजा है। 2 सवाल होंगे, पहले तो क्रूड पर इनका जो सवाल है वो ले लेते हैं। 7,300 के कॉल स्ट्राइक पर 10 लॉट क्रूड ऑयल के हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए? दीपेन, आप सजेस्ट करिए इन्हें, अभिषेक को क्या सजेस्ट करेंगे? उसके अलावा भी क्रूड पर अपना व्यू शेयर करिए, क्योंकि जिन लोगों ने हायर साइड में ले लिया था, मानिए कि 100 के ऊपर जिन्होंने लिया हुआ था, अब उन्हें क्या करना चाहिए? लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय तक तो हमें लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो जिन्होंने उन स्तरों पर ले लिया होगा, अब वो क्या करें? देखिए, उन्होंने जो भी बाउंस आता है उसमें एग्जिट करने का मौका ढूंढना चाहिए, बिकॉज जैसे रविंद्र जी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि 7,200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये काफी बड़ी रेंज हो जाती है, क्योंकि भाव अभी 6,700 के आसपास चल रहे हैं, तो 500 पॉइंट ऊपर, लेकिन मार्केट में मूवमेंट ही इतनी ज्यादा है। अगर आप इस हफ्ते की रेंजेस की देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि 7,100 7,000 के आसपास की बाउंस बैक है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जो भी पुल बैक आएंगे 7,000 7,100 के आसपास आता है, उसको आप शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में थे, लेकिन इन्होंने कॉल्स की जगह पे अभी पुट लेने की कोशिश करनी चाहिए और 7,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर जब तक मार्केट में क्लोजिंग नहीं आती है तब तक अपनी पुट की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और कॉल में जो भी बाउंस बैक आता है उसमें एग्जिट करने को देखें। बिल्कुल। तो ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है। इस बीच क्रूड के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स की भी बात की जा रही है। ओपेक प्लस के कटौती के ऐलान के बावजूद कीमतों में हमने देखा कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। रूस ने प्राइस कैप थोपने वाले देशों को भी यहाँ पर चेतावनी दे दी है और रूस ने एनर्जी सप्लाई रोकने की भी चेतावनी यहाँ पर दे दी है। रविंद्र, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से ग्लोबल फैक्टर्स इस वक्त पैन आउट हो रहे हैं, रूस की तरफ से जो डेवलपमेंट हो रहा है और ओपेक प्लस ने भी इस तरह के बयान दिया है कि अभी जो हाल फिलहाल बैठक हुई थी, दाम को देखते हुए आगे वो नेक्स्ट मीट का इंतजार नहीं करेंगे, बीच में भी कुछ फैसला यहाँ पर ले सकते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है क्रूड पर? क्या ट्रेडर्स को उतार चढ़ाव के लिए रेडी रहना चाहिए?
बिल्कुल, क्योंकि जो ओपेक प्लस का जो इस बार का 1 लाख बैरल का जो कट था, आई थिंक उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमने वो देखा भी है क्योंकि प्राइसेज़ पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि ऑलरेडी ओपेक का जो प्रोडक्शन टारगेट्स है वो ऑलरेडी पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 1 लाख बैरल का जो कट है वो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी मेजर इम्पैक्ट और उसका इम्पैक्ट आया भी नहीं है। बट हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है कि जो रशियन ऑयल प्राइसेस पे कैप लगा है, आई थिंक अगर रशिया के साइड से उन्होंने ऑलरेडी थ्रेटन किया है और अगर रशिया के साइड से कोई भी एक्शन आता है, तो आई थिंक दैट माइट बी पॉजिटिव फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। अभी वो क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई रिटेलिएटरी मेजर्स आते हैं वहां से तो वी माइट सी अ स्पाइक अप इन क्रूड प्राइसेस। तो वोलेटिलिटी यस कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई भी ट्रिगर्स आता है तो वी माइट सी अ शार्प अपसाइड और डाउनसाइड इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। लेकिन मेरे हिसाब से और इस वोलेटिलिटी की वजह से आई थिंक इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जो भी दर्शक है, जो ट्रेडर्स है, आई थिंक दे शुड ट्रेड स्पेशली क्रूड में या तो इंट्राडे ट्रेड कीजिए या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए क्योंकि वहां पर आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज योर रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम। तो मेरे हिसाब से या तो ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए या फिर अगर फ्यूचर्स में करना है तो डे ट्रेडिंग कीजिए स्पेशली क्रूड में क्योंकि कोई भी अगर न्यूज़ आता है तो वी माइट सी अ शार्प गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर प्राइसेस से $80 के नीचे आता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ओपेक कम्स आउट विद अनदर कट। तो मेरे हिसाब से वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर प्राइस नीचे आता है तो दे माइट लुक आउट फॉर अनदर कट। बट अदरवाइज आई थिंक कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट यस, रशियन ऑयल प्राइसेस पे जो कैप लगा है वो एक थ्रेटनिंग फैक्टर है, उसे वॉच करना चाहिए। अगर वहां से कुछ भी न्यूज आता है तो दैट माइट इम्पैक्ट द प्राइसेस। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है आपको इस वक्त ये व्यू क्रूड में आपको शेयर कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। एक बार देख लेते हैं नेचुरल गैस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहा। नाइमैक्स नेचुरल गैस में इस हफ्ते 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स नेचुरल गैस में अगर देखेंगे तो हफ्ते भर में करीब 9% से ज़्यादा की कमजोरी रही है। अगर दायरे की बात करें तो 621 से 719 के बीच ये कारोबारी दायरा नेचुरल गैस में देखने को मिला। एक सवाल भी हमें इस बीच आया है नेचुरल गैस पर ही, और दिल्ली से ही अभिषेक यशवंत जी ने जो सवाल भेजा था, एक सवाल तो उनका क्रूड पर था, दूसरा है नेचुरल गैस पे। 700 के कॉल स्ट्राइक पर 5 लॉट इन्होंने नेचुरल गैस की ली हुई है। यहाँ पर इन्हें ये राय जानना चाह रहे हैं। दीपेन, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए, नेचुरल गैस में भी थोड़ा बाउंस बैक ही लग रहा है, लेकिन ऐसी तेजी का माहौल अभी नहीं लग रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हम देख रहे थे कि 700 साढ़े 700 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल था, अगर वो क्रॉस कर लेता डिसाइसिवली तो हम शायद 900 साढ़े 900 के टारगेट्स की तरफ देखने लगते, लेकिन अभी वो 750 को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो हमारा मानना ऐसा है कि अगले हफ्ते में 680 के आसपास के पुल बैक में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए और वहां से थोड़े एक आध फुट लॉट्स बाई कर सकते हैं और एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि फिर से वो 700 के नीचे रहेगा और प्राइसेस प्रॉफिट बुकिंग में 620 के आसपास सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि जब तक 750 क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप नेचुरल गैस में थोड़ा मंदी करके ही कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये व्यू नेचुरल गैस में आपको दे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। और बेस मेटल्स के लिए ये हफ्ता कैसा रहा। कॉपर की बात करेंगे तो इस हफ्ते 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। एमसीएक्स कॉपर इस हफ्ते 633 से 664 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। जिंक में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही। एल्यूमिनियम में इस हफ्ते 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। लेड जो था वो 1% से ज़्यादा चढ़ा। और यहाँ पर एमसीएक्स लेड की अगर बात करेंगे तो 175 से 178 के दायरे में लेड कारोबार करता हुआ नजर आया। और यहाँ पर भी ग्लोबल मंदी का डर बेस मेटल्स पर हावी रहा। रविंद्र, इस पूरे वीक हमने देखा है कि मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली इस हफ्ते। आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल स्पेस पर और कहाँ बेट करेंगे? आई थिंक ओवरऑल बेस मेटल्स पैक में जो
जो अच्छा मोमेंटम आया है वो मेरे हिसाब से कॉपर में आया है, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक को देखें तो एक पुल बैक लग रहा है, लेकिन कॉपर में हमने ऑलमोस्ट 630 लेवल से अभी 660 664 का लेवल भी आज अर्ली सेशंस में देखा था। रीजन बीइंग, एक तो चाइना से इंपोर्ट्स अच्छी हो रही है, दूसरा एस्कॉन्डेडा माइन में स्ट्राइक फियर इज लूमिंग। तो वो एक कंसर्न है जिसकी वजह से कॉपर के प्राइसेस में हमने एक उछाल देखा है, और हमें लगता है कि इवन ऑन द प्राइस एक्शन फ्रंट कॉपर में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में कॉपर के प्राइसेस 675 से लेके 680 तक जा सकते हैं, अनटिल अनलेस देयर इज सेम मोमेंटम कंटिन्यूज इन डॉलर इंडेक्स ऑल्सो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में 110-50 से 111 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं बेस मेटल्स को भी इम्पैक्ट करता है, सारे कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट करता है डॉलर। तो वो एक कॉशन होगा बेस मेटल्स के लिए। अदरवाइज़ आई थिंक अगर फंडामेंटल पॉइंटर्स देखें तो कॉपर में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। स्ट्राइक की जो न्यूज़ है वो हालाँकि शॉर्ट टर्म रहेगी, बट स्टिल मार्केट काफ़ी नीचे है, तो एक छोटा-सा सेंटीमेंट भी प्राइसेस में एक बाउंस बैक ले आता है। तो मेरे हिसाब से वो एक रीज़न हो सकता है कॉपर में बाउंस बैक के लिए। तो मेरा बेट कॉपर पे होगा फॉर नेक्स्ट वीक। ऊपर का लेवल जो है वो 675 से 680 तक पॉसिबल है। तो अगर कोई भी डिप आता है इसमें टुवर्ड्स 650, आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू 640। और जिंक में भी हमें लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि जो गैस के प्राइसेस नीचे आए हैं, आई थिंक उसके वजह से जिंक का जो सप्लाई टाइटनेस है, आई थिंक वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिख रहा है। तो उस वजह से हमने करेक्टिव मूव देखा है, लेकिन अभी ज्यादा नीचे नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। तो इसमें जो सपोर्ट है वो अराउंड 279 280 का है। जब तक कि वो होल्ड है, आई थिंक जिंक में एक अपसाइड पॉसिबल है। बट अगर 279 280 निकल जाता है तो फिर और थोड़ा सा डीपन हो सकता है करेक्शन। सो आई थिंक 284 283 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। 290 92 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर से 295 296 तक के लेवल दिख सकता है। बट माय बेट इज ऑन कॉपर, सो नेक्स्ट वीक के लिए आई थिंक कॉपर वुड बी द टॉप बेट इन द बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। तो कॉपर अच्छा लग रहा है, जिंक अच्छा लग रहा है मेटल स्पेस पर, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको बता दिए गए हैं। चलिए आपको कुछ एग्री कमोडिटीज की भी बात कर लेते हैं। और इस बीच हिसार से पवन जी ने हमें सवाल भी भेजा है, ग्वार सीट पर वो आउटलुक जानना चाह रहे हैं। और ग्वार की अगर हम बात करें तो ग्वारगम वायदा में करीब 4% तक की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पर मानसून का भी इम्पैक्ट काफी पड़ रहा है। अगले हफ्ते तक बारिश कम नहीं होने का भी अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है और फसलों के प्रोग्रेस पर यहाँ पर असर हो सकता है। तो इस तरह के कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं ग्वार सीड के लिए भी, और हमें सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के। दिपेन, आप ट्रैक करते हैं इसे, क्या करना चाहिए ग्वार में? देखिए, गुआर बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय बाद इसमें थोड़ा पॉज़िटिव मोमेंटम का ब्रेकआउट मिला है और 5000 के ऊपर जो भाव जो टिक रहे हैं, वो ज़्यादा और एनकरेजिंग साइन्स दे रहे हैं। तो अभी हम सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बात करेंगे तो आई थिंक 5000 4950 के आसपास गुआर गम में गुआर सीट में बाइंग करके चलना चाहिए और ऑन द हायर साइड 5200 250 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। याद रखने की बात ये थी कि गुआर से बहुत ही मोमेंटम वाले काउंटर हैं, तो अभी मोमेंटम है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टारगेट्स भी आपको काफी अच्छे और जल्दी समय में देखने मिलते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके साथ ट्रेड करने को विनती है। ऑलराइट, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। बाड़मेर से संतोष जी ने सवाल भेजा है, मसाले में ट्रेड के लिए ये ऑप्शंस जानना चाह रहे हैं। रविंद्र जी क्या सजेस्ट करेंगे, स्पाइसेस पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका और इन्हें क्या ऑप्शन बताएंगे आप? स्पाइसेस में मेरे हिसाब से आई थिंक जीरा में एक करेक्टिव मूव लग रहा है, क्योंकि जीरे में 26-27 हजार का जो लेवल था वो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है और अभी आई थिंक इट इज सेट फॉर अ करेक्टिव मूव। तो मेरे हिसाब से एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए। इसमें जो रिसेंट हाई था विच इज अराउंड 26,300 के आसपास, आई थिंक उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमें लग रहा है कि एक बार 23,900 950 के लेवल्स पॉसिबल है इसमें। और अगर धनिया की बात करें तो धनिया में ऑलरेडी हम एक आई वुड से एक कंसोलिडेशन देख रहे थे और अभी इसने एक अगर चार्ट देखे तो एक
ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिया है, तो धनिया में भी पॉसिबल है कि प्राइजेस एक बारी आपके अराउंड 10,600 10,650 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 11,550 11,600 का है। जब तक वो नहीं निकालता, आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 10,600 650। ठीक है, तो ये राइस स्पाइसेस पर आपको दे दी गई है। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन रविंद्र जी, दीपेन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।